हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, जो कि क्लास 8 का एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 3 है। तो हम इसमें ये समझेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और हम इसमें ये भी समझेंगे कि किस तरीके से जो पब्लिक किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में। हम ये सारी चीजें इसमें समझेंगे। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो किस तरीके से काम करती है पार्लियामेंट में, और वो किस तरीके से पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, ये सब हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो पार्लियामेंट जो है, आज हम सिर्फ इसी के बारे में समझेंगे कि पार्लियामेंट आखिर कहते किससे, काम कैसे करता है, ये किस तरीके से इसमें लोगों को चुने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है, यानी कि जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि इसके द्वारा बाय डेमोक्रेटिक चुनी जाती है, यानी कि डेमोक्रेसी मेथड के द्वारा चुनी जाती है। तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर हम डेमोक्रेसी की परिभाषा देखें तो उसमें कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होती है किसके द्वारा, जनता के द्वारा। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, तो जनता का शासन भी कहते हैं। यानी कि हम लोकतंत्र को क्या कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट चुनी जा रही है किसके द्वारा चुनी जा रही है, डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा चुनी जाती है। तो जो एमएलए चुने जाते हैं, एमएलए हो गए या एमपीज हो गए, वो सब जो चुने जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, वो जो काम करते हैं, जो पार्लियामेंट में जाकर के वो काम करते हैं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से पब्लिक क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक अपने लीडर्स को जब चुनती है तो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में जाके, वो लीडर्स डायरेक्ट पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि पब्लिक इन लोगों ने क्या है, वोट दे करके चुना है। तो इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट के थ्रू ये भी समझेंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है किसे कहते हैं, कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। फिर हम इसमें ये भी समझेंगे कि जो पार्लियामेंट के अंदर हाउसेस होते हैं वो कितने प्रकार हाउसेस होते हैं, यानी कि दो हाउसेस होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। हम ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो ये है कि पब्लिक डिसाइड कैसे करती है, पब्लिक डिसाइड क्यों करती है, या लोगों को क्यों तय करना चाहिए। जब हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई, यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या है, तो इंडिया को एक इंडिपेंडेंस नेशन क्या किया, तो घोषित कर दिया गया था। उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखी थी कि लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर होंगे वो होंगे इलेक्टेड मेंबर होंगे, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। और इसको कब इसकी मंजूरी दी गई थी, तो इसकी मंजूरी 1909 में दी गई थी। यानी कि 1909 में जो लेजिस्लेचर्स के जितने भी मेंबर थे वो कौन थे, डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर थे। बट उस टाइम इलेक्शन वर्ड है उसका यूज नहीं किया गया था। यानी कि जो हमारे लेजिस्लेचर में जो इलेक्टेड मेंबर है ये कब आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। और इसकी मांग कब रखी गई थी, तो 1885 में इसकी मांग रखी गई थी। और इसको मंजूरी कब दिया था, तो 1909 में। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम ये डिमांड रखी थी कि हमारे जो भी लेजिस्लेचर मेंबर होंगे, लेजिस्लेचर जितने भी मेंबर होंगे वो सारे कौन होंगे, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर। लेकिन इसकी मंजूरी हमें 1909 में मिली थी। इसके बाद क्या है कि इस तरीके से क्या है, लेकिन वहां पे जो
वोट वर्ड है 1909 के एक्ट में, वोट वर्ड इलेक्शन वर्ड, सॉरी यहाँ पे इलेक्शन वर्ड जो था वो यूज नहीं किया गया था, लेकिन उस टाइम जो मेंबर्स थे वो सारे कौन से थे, वो सारे थे हमारे इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर में यही अंतर होता है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपनी इच्छा से चुने जाते हैं, और जबकि इलेक्टेड मेंबर की बात करें हम, उसको कौन चुनती है, तो पब्लिक उसे चुन करके संसद में भेजती है। तो यही चीज डिमांड की गई थी 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जो भी अब लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स आएंगे वो कौन से होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड। और इस डिमांड को कब पूरा किया गया था, तो 1909 में। तो इसीलिए जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसे क्या माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, किसका, पीपल्स का। आज के टाइम पे जो हम लोग जो चुनते हैं, जितने भी एमएलए जो हम चुनते हैं, वे सारे कौन कहाँ पे जाके काम करते हैं, तो वो सारे लेजिस्लेचर मेंबर होते हैं, जो कि डायरेक्ट हमारे पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। हम फर्स्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो हमारी कंट्री है वो कॉलोनियल थी किसके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और किस तरीके से वहां पे पीपल्स के द्वारा काफी ज्यादा स्ट्रगल किया गया था अपनी कंट्री को आजाद कराने में। जैसे ही हमारी कंट्री आजाद हुई और हमारे जितने भी जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी कंट्री में जितनी भी जो गवर्नमेंट होंगे वो कौन सी होगी, बाय डेमोक्रेटिक मेथड से चुन जाएंगे, यानी कि वोट दे करके चुने जाएंगे। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में जो स्ट्रगल किया था, उनका ये सपना था कि जैसे ही हमारे देश आजाद होगा और हमारे देश का जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो क्या करेंगे कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अडल्ट के प्रिंसिपल पे वो काम करेगी। मतलब जितने भी जो अडल्ट सिटीजन है सबको क्या होगा, एक राइट होगा वोट देने का, जिससे कि वो होगा अपने इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। हमारे देश में जो पहला इलेक्शन जो कंडक्ट कराया गया था वो 1951 में हुआ था। 1951 से लेकर के 2004 तक हम जो इलेक्शन कराया जाता था, यानी कि हम जो अपने लीडर्स को चुनते थे वो किसके द्वारा चुनते थे, बैलेट पेपर के द्वारा चुना जाता था। यानी कि हर एक 5 साल में इलेक्शन का टाइम आता था, हर 5 साल में क्या होता है, एक लोकसभा का इलेक्शन होता है। हमारी कंट्री में 5 साल फिक्स किया है कि हर 5 साल बाद क्या होगा, एक लोकसभा का इलेक्शन होगा, जिसमें कि पब्लिक को दोबारा वोट देने का मौका मिलेगा और वो स्वतंत्र रूप से वोट दे सकती है। तो मतलब यानी कि 1951 से जो 2004 तक जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते थे, जो लीडर्स को चुने जाते थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे, बैलेट पेपर्स के द्वारा चुने जाते थे। जैसे कि ये एक इलेक्शन वोट सेंटर है, यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए होते थे और हर एक लीडर्स का जो भी पार्टीज होता था उनका अपना एक जो चिन्ह सिंबल होता था और उस पार्टी का नाम होता था और जो कैंडिडेट है उसका नाम होता था। पब्लिक क्या करती थी, पब्लिक उस स्टैम्प पेपर पे सीधा मोहर लगा करके इस बॉक्स के अंदर गिरा दिया करती थी, और जब ये वोटिंग काउंटिंग होती थी जिसके पास भी 51% से ज्यादा वोट्स मिलते थे वो क्या होता था, तो जीत जाता था। लेकिन 2004 के बाद से हमने ईवीएम मशीन यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पेपर इलेक्शन के टाइम पे जो ये स्टैम्प पेपर था उसको बनाने में करीबन कितने, तो 1,50,000 से ज्यादा पेड़ को क्या काटा जाता था, कट किया जाता था सिर्फ पेज बनाने के लिए। तो हमने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए और ट्रीज को सेव करते हुए हमने ईवीएम मशीन का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब हमने ईवीएम मशीन का फर्स्ट टाइम से इस्तेमाल कब से करना, किस साल से स्टार्ट करना शुरू किया, तो वो था 2004 से। तो इस तरीके से हमने काफी हद तक यानी कि 8,000 यानी कि हमने बहुत ज्यादा पेड़ को सेव कर लिया। तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो चुने जाते हैं वो डायरेक्ट किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं पीपल्स के द्वारा। जैसे ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ
और जो पहला इलेक्शन हुआ हमारे देश में 1951 में, तो तब से लेकर के आज हम अगर बात करें 2022 की, तब से हम क्या कर रहे हैं, बाय डेमोक्रेटिक ही अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है इंडिया को, कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो कहाँ है, हमारी कंट्री में। जब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, नेपाल की, ये सब, या रसिया की, चाइना की, नॉर्थ कोरिया की, ये सब ऐसी कंट्री जहां जहां पे क्या है, कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही है। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें, यहाँ सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी रहती है, कभी डेमोक्रेसी हट जाती है, डायरेक्ट मिलिट्री के हाथ में पावर चली जाती है। नेपाल में जो डेमोक्रेसी आई थी वो 2005 के बाद आई थी, क्यों? क्योंकि वहां के पब्लिक ने काफी ज्यादा स्ट्रगल की, मतलब काफी मूवमेंट चलाई कि हमारे देश में भी क्या आनी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 से, यानी कि अगर हम बात करें 1951 से, जब पहला इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था बाय डेमोक्रेटिक, तब से लेकर के आज तक हम जो अपने गवर्नमेंट चुनते हैं किसके द्वारा चुनते हैं, बाय डेमोक्रेटिक मेथड से, यानी कि पब्लिक ही अपनी लीडर्स को क्या करती है, तो चुनती है। इस तो अब हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट है उसमें किस तरीके से जो पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन के भेजे जाते हैं। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी जो, या की बात करें हम एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, या अगर हम जितने भी लेजिस्लेटिव हो गए या एग्जीक्यूटिव हो गए, जितने भी मेंबर जो चुन के भेजे जाते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो पब्लिक के द्वारा ही चुन के भेजे जाते हैं। अगर हम बात करें, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी पार्टी का हेड माना जाता है, अपनी पार्टी का क्या माना जाता है, हेड माना जाता है। और चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट पार्टी का हेड माना जाता है। तो अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी की पार्टी की से 78 एमएलए खड़े थे इलेक्शन में, और ये सबको 51% से वोट मिला, तो बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो ये सारे एमएलए मिलके ये डिसाइड करेंगे कि इस पार्टी का हेड कौन होगा। तो इनके द्वारा डिसाइड करने के बाद कि अगर एक्स पर्सन बीजेपी का हेड होगा तो उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वो उसी तरीके से हम जब स्टेट लेवल की बात करें तो वहां पे चीफ मिनिस्टर हेड बन जाता है अपनी पार्टी का। अगर हम कंट्री के हेड की बात करें तो वो होता है प्रेसिडेंट। अभी की कौन है प्रेसिडेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दो हाउसेस में बैठ करके काम करते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा, इन दोनों में जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोगों के द्वारा ही चुने होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में। अगर हम बात करें लोकसभा की में, तो लोकसभा में जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। और वो वो सारे डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, तो पब्लिक के। जो जितने भी जो एमएलए सब चुने जाते हैं वो बाय डायरेक्ट चुने जाते हैं। और जब हम बात करें राज्यसभा के मेंबर की, तो राज्यसभा क्या होता है, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जितने भी मेंबर उसमें जो होते हैं वो अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिखाई गई है ये हमारा पार्लियामेंट है, और ये हमारा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर की सीटें, यानी कि किस तरीके से हमारे अंदर से वो दिखाने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का क्या रोल है हमारी हमारे जैसे कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसमें। यानी कि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो कोऑपरेटिव और कोऑपरेशन के बेस पर क्या करती है हमारी डेमोक्रेसी काम करती है। तो हमारे पार्लियामेंट में टोटल दो हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस।
अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, और उसका जो लोकसभा का जो हेड माना जाता है वो किसे माना जाता है? स्पीकर का। स्पीकर को हेड माना जाता है। और राज्यसभा का हेड किसे माना जाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को हेड माना जाता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत कर जाना कि प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का हेड माना जाता है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को पार्टी का हेड माना जाता है, ये चीज याद रखना। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ पार्टी का हेड माना जाता है, ना कि लोकसभा का। लोकसभा का हेड किसको माना जाता है? तो स्पीकर को माना जाता है। और लोकसभा में कितने सीट्स होते हैं टोटल? 545। यानी कि जिस पार्टी को 545 से 51% ज्यादा सीटें मिल जाएंगी वो क्या बन जाएगी? अपनी गवर्नमेंट बना लेगी कंट्री में। और जिसको भी 51% से कम वोट मिलेगी वो काम करेगा फिर अपोजिशन का। हमारे यानी कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो राज्यसभा में जो टोटल सीट होती है वो कितनी होती है? 245। जो राज्य लोकसभा है उसमें 2 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। और राज्यसभा में बात करें तो 12 मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। यदि हम बात करें रोल ऑफ गवर्नमेंट की, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट हमारी लाइफ में इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जो भी कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट में ही बैठ करके बनाया जाता है। और जो लॉ बनाने की जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन मानी जाती है वो पार्लियामेंट को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी लॉ बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो पार्लियामेंट में ही बनेगा। तो पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं? पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। और इसी तरीके से जो पीपल है वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में वो क्या करते हैं? डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मेंबर्स जो चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल्स के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी पब्लिक का क्या माना जाता है? एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। क्योंकि उसका जो इलेक्टेड मेंबर है वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? पब्लिक के द्वारा चुने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक एग्जाम्पल के मेथड से बताने की कोशिश की गई है कि ये मतलब 1994 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसका यहाँ पे रिजल्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली कितनी? 404 सीट। यानी कि 545 में से उसको कितनी मिली है? 404 सीट। यानी कि उसको कितनी मिली है? 51% से ज्यादा वोट मिला है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी जो एमएलएज हैं वो सब मिलकर के क्या डिसाइड करेंगे कि इनके पार्टी का हेड कौन होगा? वो बन जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या है? जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? हमारी कंट्री का एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाएगा। यानी कि वो किसके द्वारा चुना गया? पब्लिक के द्वारा चुना गया। और बाकी जिनको भी ये जो अदर्स वोट मिले ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? अपोजिशन बनाएंगे, यानी कि विपक्ष जिसे कहते हैं। वो सारी क्या बनाएंगे? अपोजिशन। अपोजिशन का काम ये रहता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो जो भी बिल ला रही है या जो भी अमेंडमेंट करेगी या जो भी नया कानून लाएगी वो सब में क्या करेगी? जो अपोजिशन है वो सारी इसकी कमियां निकाल करके सामने रखेगी कि आपको इस बिल में ये सुधार भी करना चाहिए। एक तरीके से जो अपोजिशन है वो जो पार्लियामेंट में जो भी बात रखते हैं वो किसकी बात रखते हैं? पीपल, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में रखते हुए वो सारी कमियां निकाल करके वो कमियां को पार्लियामेंट में रखते हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी किस पब्लिक के इंटरेस्ट में रह करके नया बिल या अमेंडमेंट या कोई भी लॉ पार्लियामेंट में पेश करते हैं। जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं, यानी कि बात करें जब हम जो भी मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं या जो भी कैंडिडेट इलेक्ट करके जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स बनते हैं वो किसके द्वारा ही चुने जाते हैं? पीपल्स के द्वारा ही चुने
वे मेंबर्स वहां पे बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो नेशनल गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट किया जाता, कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो आज के टाइम पे कितने 3 तरीके के गवर्नमेंट मानी जाती है। पहला माना जाता है नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। दूसरा माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा माना जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आता है हमारा पंचायत, म्युनिसिपैलिटी सब। और स्टेट गवर्नमेंट में आता है हमारा चीफ मिनिस्टर सब। और सेंट्रल लेवल, जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमारा ये सीधा सीधा आ जाता है सेंट्रल लेवल पे, जिसपे हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो नेशनल गवर्नमेंट चुना जाता है वो किस तरीके से चुना जाता है, हम इसको मैं इस टॉपिक में समझेंगे। तो हमारे पार्लियामेंट में जो हमारा जो पार्लियामेंट बनता है वो कैसे बनता है, 3 चीजों को मिलाकर के हमारा पार्लियामेंट बनता है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है, हमारा एक पार्लियामेंट बनता है। जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा, यानी कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और जब हमारे लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितने मेंबर नॉमिनेटेड पर्सन बनेंगे और कितने मतलब इलेक्टेड मेंबर। यानी कि हमारे लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं 543, और नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं 2। और किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो उसमें से जिस पार्टी को भी क्या है 51% से कम वोट मिलता है वो क्या बनाता है, हमारा अपोजिशन बनाता है। क्या बनाता है, हमारा अपोजिशन। और राज्यसभा में जो सीट, टोटल सीट्स होते हैं राज्यसभा में वो कितने होते हैं 245, जिसमें से 12 मेंबर्स क्या होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। किसके द्वारा, तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। और जो मेंबर्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बताया गया है अपोजिशन, अपोजिशन का काम होता है जो भी मेजोरिटी पार्टी यानी कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज करना। किस तरीके से, यदि वो कोई लॉ लेके आता तो उसकी कमियां निकाल करके उसके बारे में ये बताना है कि इस लॉ में क्या कमी है और क्या होना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, जो हमारे ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन पार्टी होते हैं यानी कि जो विपक्ष पार्टी होते हैं, जिनको भी 51% से कम वोट में कम सीटें मिलती हैं और वो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन बनाते हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होके आई है उनकी जो जो कमियां हैं वो निकाल करके सामने रखना। तो अपोजिशन का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है, किसमें माना जाता है, तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो अपोजिशन है हमारा उसका सबसे बड़ा रोल माना जाता है। जो हमारा कोalition होता है यानी कि जिसे हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार वो सरकार होती है जो दो या मतलब एक, जो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जब क्या करते हैं 51% अपनी जो सीट है उसको कलेक्ट करते, यानी कि 51% से ज्यादा सीट्स लेकर के मतलब जो यानी कि हम कोalition यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो सरकार मानी जाती है जो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर के क्या करती है अपनी सरकार बनाती है और 51% से ज्यादा सीट्स वो क्या लेती है, तो पार्लियामेंट में प्रूव करती है कि हमारे पास 51% से ज्यादा सीटें और इसलिए जो गवर्नमेंट है वो हमारी बनेगी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो पार्लियामेंट काम करता है वो कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या करता है वो सबको अपनी एक मिनिस्ट्री यानी कि वो क्या करता है कार्यकारी का चयन करता है कि किस मिनिस्टर का क्या काम होगा। और दूसरा जो काम होता है वो होता है लॉ बनाना। दूसरा काम क्या होता है, लॉ बनाना।
फिर प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा में क्या होता है, एक सत्ताधारी पक्ष के नेता होते हैं। यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, अपनी पार्टी का हेड होता है। यानी कि जो भी इलेक्टेड पार्टीज आई है उसका हेड कौन होता है, तो नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। फिर जैसे कि जैसे यानी कि कौन सा मिनिस्टर कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा ये अपॉइंट करना भी किसका काम होता है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है और ये पार्लियामेंट में किया जाता है। जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा कौन सा मिनिस्टर कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा ये अपॉइंट किया जाता है, लेकिन किसके एडवाइस पे, तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है इसके एडवाइस पे किया जाता है। जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, फिर एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा। तो ये सब क्या किया जाता है, अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है। किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। और एडवाइस किसकी ली जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा प्रेसिडेंट हर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है उसके कि कौन सी मिनिस्ट्री का कौन मिनिस्टर बनेगा। उसके बाद अगर हम आप देखें कि जो हमारा राज्यसभा है, यानी कि जब हम बात करते हैं किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। ये चीज अभी मैंने जस्ट समझाया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है कि कौन सा मिनिस्ट्री कि कौन सा मिनिस्टर संभालेगा। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रूलिंग पार्टी का हेड माना जाता है, यानी कि रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। और लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है। लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है। अब बात करते हैं कि हमारी कंट्री में जो राज्यसभा है, हमारी कंट्री में जो राज्यसभा है वो है, उसमें क्या है कि वो क्या करता है, हमारे जो स्टेट होते हैं ना, स्टेट उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राज्यसभा में कौन किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो राज्यों के प्रति वो क्या करते हैं, एक तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो वो क्या करते हैं, कानून शुरू कर सकते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, कानून जो भी होता है वो शुरू उन्हीं के मतलब राज्यसभा से किया जाता है। यानी कि जो अगर हम आगे बात करें कि जो विधेयक है, जो राज्यसभा के माध्यम से क्या करते हैं, कानून की समीक्षा करते हैं। और जो लोकसभा के कानूनों को क्या बदलने के लिए पारित भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया और लोकसभा से पास करके उसे दोबारा से उसको राज्यसभा में पास करने के लिए भेजा गया, राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा के पास यहाँ ये पावर होती है कि ये बिल को क्या करे, अमेंडमेंट करने के लिए लोकसभा को दोबारा भेज सकते हैं। इस बिल में अमेंडमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोकसभा के पास दोबारा से भेज सकते हैं कि आप इसमें ये सारी चीजें चेंजेस कीजिए। तो हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें यहाँ पे दो बिल्डिंग के बारे में बताई गई है, एक है साउथ ब्लॉक, एक है नॉर्थ ब्लॉक। यानी कि हम इसकी बात करें तो ये है हमारा साउथ ब्लॉक और ये है हमारा नॉर्थ ब्लॉक। और ये कब बनाई गई थी, तो 1930 में बनाई गई थी। तो ये वाला जो लाइन है कि हमारे जो यानी कि हमारे पार्लियामेंट में कितनी बिल्डिंग्स हैं, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक नॉर्थ ब्लॉक एक साउथ ब्लॉक। और जो कब बनाई गई थी, 1930 में बनाई गई थी। यानी कि ये वाली फोटो साउथ ब्लॉक की है और ये नॉर्थ ब्लॉक की है। जो हमारा साउथ ब्लॉक है, यानी कि जो हमारे ये साउथ ब्लॉक वाली जो बिल्डिंग है, इसे हम पीएमओ ऑफिस बोलते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसी में बैठ करके अपना काम करते हैं। और जो हमारा नॉर्थ ब्लॉक है, यानी कि नॉर्थ ब्लॉक में कौन, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर, अदर्स जो जितने भी जो यूनियन मिनिस्टर है वो कहाँ पे, तो नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग में बैठ करके वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि राज्यसभा की जो पहली फंक्शन है वो यही है कि यदि लोकसभा के द्वारा कोई बिल पास किया गया और उसे राज्यसभा में पास होने के लिए भेजा गया, तो राज्यसभा के पास ये पावर, ये अधिकार होता है कि वो अपने इच्छा के अनुसार इस बिल में अमेंडमेंट करने के लिए उसे दोबारा लोकसभा में भेज सकते हैं। और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 245। कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 12। और जो हमारा राज्यसभा है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। और राज्यसभा का हेड कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का हेड कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट।
हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि जो पार्लियामेंट है किस तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, एक गाइड करने का काम करता है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल और जो गाइड करने का काम है ना, वो पार्लियामेंट में कौन करता है, तो अपोजिशन पार्टी करता है। कौन करता है, तो अपोजिशन पार्टी करता है। अब वो कैसे करता है, जितने भी जो अपोजिशन पार्टी होते हैं जिन्हें 51% से कम सीटें मिली हैं वोटिंग के थ्रू, वो जो अपोजिशन बनाते हैं वो क्या करते हैं, सरकार जो भी बिल रखती है, यानी कि सरकार जो भी बिल रखती है पास करने के लिए, तो उसमें वो क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं। यानी कि जो अपोजिशन होती है उनको 51% से कम सीटें मिली, यानी कि कुछ तो कुछ सीटें मिली होंगी, या तो 49% या 38%, कुछ तो वोट मिला होगा, कुछ तो सीटें जीती होंगी। तो उन सीटों पर बैठ करके वो जो अपोजिशन होते हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए क्या करते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पूछती है कि आप जो पब्लिक के लिए जो बिल ला रहे हैं, जो पब्लिक के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो नया कानून बनाने जा रहे हैं, उसमें पब्लिक के लिए कितनी बेनिफिशियरी, यानी कि उस कानून का, उस बिल का, उस अमेंडमेंट का पब्लिक पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और फिर उसका क्या करते हैं, उसमें जो भी डिमेरिट्स यानी कि जो भी कमियां होती है, जो भी डिसएडवांटेजेस होती है, वो क्या करते हैं, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके सामने रखते हैं कि आपके बिल में ये कमियां हैं, आप इसमें ये सुधार करिए। जब जब आप इस कानून को इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो कितने लोगों पर प्रभाव, इस बिल का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये सारी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने प्रश्न पूछकर, यानी कि क्वेश्चन पूछ करके रखती है। यानी कि एक तरीके से बात करें, जो हमारे अपोजिशन होते हैं वो भी हमारा क्या होता है, तो एक तरीके से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव करते हैं विपक्ष के रूप में। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इसमें क्या माना जाता है, एक पब्लिक का डिसीजन मेकिंग में क्या माना जाता है, पार्टिसिपेट माना जाता है। डिसीजन मेकिंग में क्या माना जाता है, तो पार्टिसिपेशन माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, वो चीज अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो किस तरीके से काम करता है। हमारे पार्लियामेंट में सबसे पहले आता है क्वेश्चन आवर, यानी कि जो 11 से 12 के बीच में हमारी पार्लियामेंट काम करती है, वो किस में काम करती है, क्वेश्चन आवर में। यानी कि जितने भी जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड है वो, चाहे फिर जब इलेक्टेड गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल रखती है तो उसमें क्या होता है, पहले प्रश्न पूछे जाते हैं अपोजिशन के द्वारा। इसके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो सरकार काम कर रही है, जो बिल लाने जा रही है, वो कितनी बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए। उसके बाद आता है हमारा जीरो आवर। जीरो आवर में क्या होता है, जो पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने जो बिल सब होते हैं वो इसमें बैठ करके एक तरीके से तैयार करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लंच आवर, और फिर 2 से लेकर के जो 6 बजे तक है उसमें हमारा गवर्नमेंट बिजनेस और लेजिस्लेटिव बिजनेस अपना काम करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आवर होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो अपोजिशन के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा जो रिप्लाई किया जाता है, इससे ये गवर्नमेंट जो भी बिल ला रही है उससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अपोजिशन का जो सबसे प्रमुख काम माना जाता है वो ये माना जाता है कि अपोजिशन गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये तभी पॉसिबल होती है जब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को भी अधिकार मिलता है। और हमारे देश में अपोजिशन के पास और हर एक पब्लिक के पास ये अधिकार है जानने का कि जो उसकी जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो किस तरीके से काम करे और क्या काम करे, उस पर कितना बेनिफिट हो रहा है और कितना बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से
कंट्रोल को एक गाइडेंस और एक कंट्रोल में रखने का काम करती है अपोजिशन। और गाइडेंस किस तरीके से मिलता है? अपोजिशंस के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर जो भी कमियां निकाली जाती है, तो उस कमियों को सुधारते हुए जब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने बिल को सुधारती है, तो इस तरीके से क्या है, तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसी भी बिल को सुधारने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए जो भी कमियां हैं, उस कमियों को दूर करते हुए जो दोबारा से वो जो बिल और या कानून पेश किया जाता है, तो इस तरीके से क्या है, उसे एक गाइडेंस का काम मिलती है। और फिर बात करते हैं जब हम इन्फॉर्म द गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, तो पब्लिक को ये अधिकार रहता है कि उसकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसे पब्लिक ने चुना है, वो किस तरीके से गवर्नमेंट की इंटरेस्ट में काम कर रही है। अब हम अगर आगे देखें, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आवर्स में जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्वेश्चन पूछती है, और जो इलेक्टेड मेंबर होती है वो किस तरीके से वो क्या करते हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स अपोजिशन के सामने देती है कि किस तरीके से। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उसको वो अपोजिशन कंट्रोल करने का काम करता है और एक गाइडेंस देने का काम करता है। क्योंकि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कोई बिल लेके आती है और उसकी कोई कमियां निकालने वाला नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकती है। और कितने लोगों पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और कितने नेगेटिव, और इसका इफेक्ट कितने मतलब कितने लोगों पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो क्वेश्चन पूछ करके अपोजिशन इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो इस साइड, मतलब कितने लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट की ओर लेके आते हैं कि अगर आप ये बिल को, यानी कि एक कोई नया कानून लेकर के आते हैं, सिर्फ 40 लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और 60 लोगों पर नहीं, तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको इस लॉ के अंदर थोड़ी सी और सुधार करने की जरूरत है। तो इस तरीके से क्या है, एक गवर्नमेंट को गाइडेंस का भी काम मिलता है और एक कंट्रोल का भी काम मिलता है कि गवर्नमेंट अपने इच्छा के अनुसार सिर्फ किसी भी एक विशेष वर्ग के इंटरेस्ट में रह करके काम नहीं कर सकता है। तो जब क्वेश्चन आवर होता है तो इसमें एक गवर्नमेंट को फीडबैक भी मिलता है, जब एमपीस के द्वारा क्या होता है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग मैटर्स के द्वारा। अब बात करते हैं लॉ मेकिंग, यानी कि कानून कैसे बनते हैं। जो कानून बनने का जो कि कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो पार्लियामेंट में कैसे कानून बनाए जाते हैं उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम अगर ओवरऑल देख लें तो कानून लोकसभा के द्वारा बिल पेश किया जाता है, जब वो बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा से भी ये बिल पास कर दिया जाता है तब उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट उस बिल को पहले रिव्यू करती है और अगर उस बिल में कुछ कमियां रहती है तो प्रेसिडेंट क्या करती है, उसे दोबारा लोकसभा में भेजती है कि आप इसमें थोड़ी सी सुधार करिए। अगर यदि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा दोबारा से वही बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन कर देता है, तब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जब तक इस किसी भी बिल पे प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है तब तक वो बिल बिल ही रहता है, एक्ट नहीं बनता। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया जाता है और वो एक एक्ट बन जाता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग रहते हैं वो कौन होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, यानी कि बैकग्राउंड, यानी कि जो नीचे लेवल के लोग होते हैं वो रहते हैं। अल्पसंख्यक यानी दलितों और जो पिछड़ी जनजातियां उनके सदस्य रहते हैं। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऐतिहासिक रूप से हाशिए वाले समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। फिर जो अनुसूचित जनजाति है यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें के लिए भी क्या है, वहां पे हमारे पार्लियामेंट में क्या है, एक सीट रिजर्व कर दिया गया। यानी कि जो भी शेड्यूल ट्राइब्स की जो
पीपल्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव में होके आएंगे, उनके लिए भी हमारे पार्लियामेंट में क्या है, एक कुछ सीटें रिजर्व है। फिर पिछले निर्वाचन क्षेत्रों के सदन से भी अस्थायी समस्याओं से परिचित वाले लोग भी इसमें आते हैं, जो तो हमारे पार्लियामेंट में क्या है, हर तरीके के मेंबर्स को चुन के भेजे जाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियस, किसी भी कास्ट है, किसी भी बैकग्राउंड से चुना बिलोंग हो। तो पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो कि पब्लिक के द्वारा चुने हुए होते हैं, और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव करते हैं किसका, तो पब्लिक का। अगर हम बात करें 2004 तक, यानी कि 2014 तक, तो हमारे पार्लियामेंट में जो ह्यूमन की जो संख्या है वो कितनी है, 4% से बढ़ के कितनी हो गई है, तो 11% हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। और जबकि बात की जाती है तो पार्लियामेंट में 33% सीट किसके द्वारा किसके लिए रिजर्व की गई है, तो सिर्फ ह्यूमन के लिए रिजर्व कर दी गई है। यहाँ पे जैसे कि कुछ डाटास दिए गए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब कब इलेक्शन हुए, यानी कि हमारी कंट्री में जो पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो हुआ था यानी कि 1951 से लेके 1952 में। और हर एक 5 साल में क्या होता है, एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, ये फिक्स टेन्योर है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो ये इलेक्शन पहले भी कराया जा सकता है। तो लोकसभा कब डिसॉल्व होता है, तो जैसे ही लोकसभा 51% मेजोरिटी प्रूफ करने में जब फेल हो जाती है, तो उस टाइम क्या होती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने ये समझा कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, किस तरीके से जो पीपल है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के बारे में समझा, फिर ये समझा कि जो पार्टी का हेड होता है वो कौन होता है, और लोकसभा और राज्यसभा का हेड कौन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसे नेक्स्ट वीडियो को, जैसे ही हम उस नेक्स्ट वीडियो की जैसी नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब आगे हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।